हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, थर्ड बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो लास्ट टाइम आप सभी बच्चों को मैंने समझाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। बताइए बच्चों, क्या क्या चीजें आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आप सभी बच्चों को लास्ट टाइम मैंने समझाया था और कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई। बट सर, बैलेंस शीट इंक्लूड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स है, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूड है। बैलेंस शीट एक फॉर्मेट में बनाई जाती है, जो फॉर्मेट हमारे को पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर गिवन है। हमें उस फॉर्मेट को सेम टू सेम क्या करना है, लर्न करना है। साथ में हमें फॉर्मेट्स को भी याद करना है और उसके अंदर जो जो आइटम्स आ रहे हैं हमने उनको भी क्या करना है, समझना है। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया था वो आपके सामने है बच्चों। एक बार आज उतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। आज थोड़ा रिविजनरी मोड में होगा तो कम टाइम में हम चीज़ें कवर करेंगे। लास्ट क्लास वाली वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। आई थिंक 1 घंटे के आसपास की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज के काफ़ी सारे मतलब पूरा ही करा दिया है और थोड़ा डीपली कराया है बच्चों। अब हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट का जो मेन हेड है, या सबसे पहले बैलेंस शीट लिख देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एजेट लिख देते हैं। पार्टिकुलर्स आ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाता है, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर या करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इसको हम करंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस भी बोल देते हैं। आप अपनी बुक खोल के बैठ सकते हो बेटा, सीधा बैठ जाए, ढंग से पढ़ ले थोड़ा बहुत। हाँ जी, दोबारा नहीं बोलूंगा। जब हम सबसे पहले हेड की तरफ चलते हैं तो बच्चों ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप पहले कोशिश करने में बिना बुक देख के रिकॉल करूं और फिर जब नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो आपको बुक पर जाना है। तो सबसे पहला हेड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। जैसे कि बेसिकली 2 शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, इक्विटी आ रहा है और एक लायबिलिटी। तो इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का पैसा, हिंदी वाली बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लायबिलिटीज का मतलब कर्ज। तो यानी कि इसके अंदर 2 ही चीजें आने वाली है, एक मालिकों का पैसा आने वाला है और एक कर्ज। तो जो पहला हेड रखा है, पहले हेड का क्या नाम रखा है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम रखा है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड मालिकों का पैसा। शेयर होल्डर्स फंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मालिकों का पैसा। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल और क्या आएगा, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, तो अच्छा शेयर, देखो ये रटने वाली बात नहीं, मुझे लगता है आसानी से हम समझ सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब मालिकों का पैसा है। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, शेयर कैपिटल, ये 3 चीज मिलने वाली है। 3 चीज कौन कौन सी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी। अब हमें इसको अंदर समझना सर। अब पहले इसी को समझ लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है। बताइए सारे बच्चे, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, ओरली हम डिस्कशन करेंगे। तो शेयर कैपिटल यहाँ है, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाता है। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, नोट्स टू। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, चाहे उसके अंदर इक्विटी शेयर हो चाहे क्या हो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होते हैं, मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है, जो उसके जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या रहता है, जो मेंशन रहता है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, चाहे वो इक्विटी शेयर्स की हो चाहे वो क्या हो, प्रेफरेंस शेयर। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनती। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमेशा खाली किसके लिए शो करी जाती है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। इसके बाद जो हमारी दूसरी कैपिटल है, बताइए सारे बच्चे, दूसरी कैपिटल कौन सी है, इशूड शेयर कैपिटल। व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल, it is a part of authorized share capital which has been issued by the company for the purpose of subscription। कंपनी की अपनी मर्जी है, ऑथराइज में से कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उसको हम इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस दोनों है तो दोनों लिखोगे। लेकिन आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ऑथराइज और इशूड शेयर कैपिटल कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनती है, ये खाली चीजें इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए रहती हैं। इसके बाद हमारी जो थर्ड कैपिटल है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं हम, सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर 2 आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। व्हाट इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, बताओ सारे बच्चे। वैसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एक पार्ट होती है इशूड शेयर कैपिटल की which has been subscribed by the general public। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, यस सर। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बेसिकली होती क्या है, बताओ फटाफट। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब है प्यारे बच्चों वो कैपिटल जो लोगों ने क्या कर दी है, सब्सक्राइब। अब लोग जो सब्सक्राइब करते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है।
एक बनी है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी कौन सी बनी है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जब दो कंडीशन पूरी हो जाए, कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया, कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और द सेकंड कंडीशन क्या है कि कंपनी को सारा का सारा पैसा मिल गया, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्ट। समझ में आ गई बातें? तो जब दोनों कंडीशन जितने भी मर्जी शेयर्स पर पूरी हो जाएगी तो वो कैपिटल क्या बन जाएगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जब इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन क्या हो जाती है फेल हो जाती है, पिट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। जैसे मेरा 10 का शेयर है, कंपनी ने मंगाए ही 9 है, कंपनी ने मंगाए ही 9 है, तो सारे के सारे शेयर किसके अंदर आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। लेकिन कंपनी ने मंगा पूरे 10 लिए हैं, लेकिन 1 रुपए की फाइनल कॉल अभी पे नहीं हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी क्या बन जाएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये सब चीजें बार बार इसलिए कराई जाती है कि आप लोग रिवाइज कर सको और आपके माइंड में चीजें क्या हो सके सेट हो सके। लेकिन आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस रिवीजन की भी एक लिमिटेशन है, जब तक चैप्टर चलता है तब तक ही चीजें बार बार रिवाइज होती है। अब आज मैं शेयर्स वाली एंट्री तो आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, बात आ गई समझ? 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो बार बार तो इसकी भी रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा बेटर है साथ साथ होमवर्क करते रहो, साथ साथ चीजें समझते रहो, आपको सब चीजें टिप्स पर हो जानी है। पहले भी बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं पहले भी बच्चों के, तो वो सब ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ नहीं आती, समझने के बाद आपको चीजों को माइंड में रिटेन करना है, और रिटेन करने के लिए हमें क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। समझ आ गई बात? जी सर। इसके बाद सर हमारी जो कैपिटल है सर ये सब खत्म हो जाता है, इसके बाद हमारे पास कुछ 2-4 बातें रहती हैं। कॉल सिनेरियर आ जाता है, एक आ जाता है शेयर फॉरफिटेड आ जाता है, एक कैपिटल रिजर्व आ जाता है, रीइश्यू वगैरह का चक्कर है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट मुझे बताओ कॉल सिनेरियर कब आता है, कॉल सिनेरियर किस वजह से आ रहा है, व्हाट इज कॉल सिनेरियर? सर जी कॉल सिनेरियर का मतलब है जब कंपनी पैसा मंगा लेती है, कंपनी ने किसी भी कॉल का पैसा मंगा लिया, इधर देख ले भाई, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, पैसा मंगा लिया बट वो पैसा हमें मिला नहीं, मिलता जनरली अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इनका नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं कॉल सिन एरर। और कॉल सिन एरर किताबों में एक अमाउंट कम रिप्रेजेंट करता है, समझ, वो पैसा मिला नहीं है। तो प्यारे बच्चों कॉल सिन एरर को हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाली कैपिटल में हम माइनस करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? माइनस करके। क्योंकि जो मैंने कैपिटल दिखाई थी, कैपिटल इज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, कैपिटल किससे दिखाई गई है फेस वैल्यू, वो पैसा मिला नहीं है तो उसको माइनस कर रहे हैं, अल्टीमेट बस माइनस करके दिखा रहे हैं, क्योंकि एसेट साइड में बैंक में पैसा कम आया होगा। जवाब दो यार, बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? सो दैट की जो इफेक्ट है वो क्या है सेम। मान लो मेरे पास 1 लाख शेयर पे 10 रुपए का शेयर है, तो मेरे कितने रुपए बनते हैं 10 लाख, तो मुझे पूरे मिलने चाहिए थे 10 लाख। बोलो यार, अगर पूरे मिल जाते तो इधर बैंक भी 10 लाख का और इधर शेयर कैपिटल भी 10 लाख, तो ड्यूअल एस्पेक्ट पूरा हो गया। लेकिन मुझे पता है कि जो 1 रुपया है वो नहीं मिला, 1 रुपया हमें 1 लाख शेयर पर नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिली, तो प्यारे बच्चों बैंक में कितने पैसे आए होंगे 9 लाख रुपए। अरे बोलो यार, तो बैंक में 9 लाख है। अब अगर मैं शेयर कैपिटल में 10 दिखा दूंगा तो दिक्कत है ना, मैच भी नहीं होगा। शेयर कैपिटल तो आपकी बुक्स में कितने की पड़ी होगी 10 लाख की, 9 की नहीं पड़ी होगी 10 लाख की। क्यों पड़ी होगी 10 की? क्योंकि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। तो ठीक है, वो आज भी 10 लाख की है 10 अकाउंट में आज भी 10 लाख की जाएगी, माइनस करके हम बस दिखा रहे हैं कि ये पैसा हमें मिला नहीं। आगे बात समझ? सर छोड़ो ना, आप क्यों डीप में ले जाते हो बार बार। अच्छा रटना है तो प्यारे बच्चों कॉल सिनेरियो को हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से क्या करके दिखाएंगे माइनस। और जिन्हें समझ नहीं आ रहा वो रट लो, फालतू दिमाग नहीं लगाना बच्चों, ध्यान रखना हर चीज का लॉजिक नहीं होता है। लो जी बताइए सर, बताइए कॉल सिनेरियो पिक्चर में कब तक रहता है, फटाफट बताओ। जब तक शेयर फॉरफिटेड ना हो। अब ये लाइन हिंदी में तो बड़ी आसान लग रही है बट इसका कुछ लॉजिक था, और वो लॉजिक कहाँ पढ़ा था हमने फॉर फीचर में। क्योंकि जैसे ही मैं शेयर फॉरफिट करता हूँ तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल से, तो कॉल से खत्म हो जाता है, कैपिटल भी क्या हो जाती है खत्म। समझ में आ गई बात? अब शेयर फॉरफिटेड का क्या करूंगा, तो शेयर फॉरफिटेड मेरी कमाई है, कमाई नेचर की है, तो मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? ऐड। अगर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैपिटल है तो प्यारे बच्चों उसमें ऐड करके दिखाऊंगा, और अगर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैपिटल नहीं है तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में ही क्या करके दिखा दूंगा, ऐड करके दिखा।
आ गई बात समझ? Yes, sir. जितने शेयर फॉरफिट हो चुके हैं वो कैपिटल बचती भी नहीं। अच्छा सर और बताइए, शेयर फॉरफिट पिक्चर में कब तक रहता है, जल्दी से बताओ। जब तक शेयर रीइशू, क्योंकि जैसे शेयर रीइशू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो फॉरफिचर खत्म होके कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट हो जाता है। जवाब दो यार। Yes, sir. तो जो कैपिटल रिजर्व है वो तो बन जाएगा, किसका पार्ट बन जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। जो मैंने शेयर रीइशू करे हैं, ध्यान से समझो, और जो मैंने शेयर्स क्या करे हैं? रीइशू जो करे हैं उसको देखना है कि वो फुल्ली पेड अप पे रीइशू हुए हैं या फिर पार्टली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप पे रीइशू हो गए हैं तो प्यारे बच्चों किसके अंदर जाकर मिल जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और अगर फुल्ली पेड अप पे रीइशू नहीं हो रहे हैं, पार्टली पेड अप पे रीइशू हो रहे हैं, तो किसका पार्ट बन जाएगा? सर हमें ना बैलेंस शीट समझ, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, समझ नहीं आ रही? पूरी बैलेंस शीट की वीडियो पढ़िए, जाके देख लेना, सारे के सारे 6-7 केसेस है, पूरी ओपन वीडियो बच्चों, जितनी मर्जी बार देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके रख लो, 10 बार क्या लाइफ टाइम देखते रहो। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? बोलो भैया। 6-7 केसेस, पूरी बैलेंस शीट आपकी कवर हो जाएगी, पूरा स्कैनर खत्म कर देगा, और 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से अलग से खत्म। बट यस थोड़ी बहुत जर्नल तो आनी चाहिए, बेसिक एंट्री तो आनी चाहिए। सर हमें इशू ऑफ शेयर्स भी नहीं आता, इशू ऑफ शेयर्स भी नहीं आता, तो भाई साहब हमारी ऐप पे पड़ा हुआ है, जाकर ऐप से देख लीजिए, अभी पूरे सारे लेक्चर्स ओपन हैं। प्राइस भी शायद, हाँ तो खैर प्राइस बढ़ा दिया है, बट लेक्चर्स मैंने ओपन कर रखे हैं। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? लेकिन फिर भी खुद से तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे शेयर कैपिटल वाला खत्म हो, दिखने में कितना छोटा था, बट इसने 11 मिनट ले लिए बच्चों, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। सर और कुछ आपने खास बातें बताई थी? यस, अगर आपने शेयर्स अदर देन कैश इशू करे हैं तो उसका स्पेशल डिस्क्लोजर देना चाहिए। अंडरराइटर्स को इशू करे हैं, बोनस शेयर इशू करे हैं, तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए। आ गई बात समझ? इसके बाद हमारा सेकंड हेड कौन सा था बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कोई बड़ी चीज नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व्स के आइटम्स, प्रॉफिट से वो आइटम जो ओनर से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। यहाँ पर ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, निशान लगा लीजिए बुक में भी, बुक भी गंदी सी लगनी चाहिए, साफ किताबें उनकी रहती है जो पढ़ते नहीं है, ध्यान रखना। बुक हमेशा रंग बिरंगी होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। आओ जी, तो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम देखो, फटाफट निशान लगाओ। कैपिटल रिजर्व, पेज नंबर 1.13। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व आ जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ जाता है, जनरल रिजर्व आ जाता है, प्रॉफिट का बैलेंस आ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। निशान लगाओ, बड़े बड़े निशान लगाओ फटाफट इस पे। तबेला दिया, पेंसिल 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 ऐसे, इसका मतलब मेरी समझ में आ गई बात? बोलो हाँ है ना? कल को जब देखो तो दिमाग पे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, यस ये मैंने पढ़ रखा है, ये मैंने पहले देखा हुआ है कहीं पर। निशान लगा लो, ये किताब बचा के नहीं रखनी है, ठीक है जी सर? सर हम तो अगले साल बचा के ले जाएंगे। अरे कुछ ना ले जाना बचा कर, ठीक है बच्चों? सर जी अगर तुम्हें ज्यादा डिस्कशन करनी है, डीपली डिस्कशन करनी है, इस वाले पेज पर सब चीज के बारे में दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व जो रोज रोज नहीं होता, प्रॉफिट देख के प्रॉफिट कमा लिया, मतलब एसेट देख के प्रॉफिट कमा लिया। बोलो बेटा। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन करते रहो, इतना टाइम नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट, फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट करके प्रॉफिट कमा लिया। याद करो, शेयर फॉरफिट करते थे, फिर क्या करते थे? रीइश्यू करते थे, और जो लॉस सेट ऑफ करके जो बच जाता था वो क्या था? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमें रोज रोज नहीं होता। इसके बाद प्रॉफिट और परचेज, किसी का पुराना बिजनेस खरीदा, याद करो लास्ट टाइम सारी बातें बताई थी। आपसे आपका वाइवा होता है, वाइवा में आपसे पूछ लेगा कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल बताओ, आपसे पूछ लेगा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, 5 आइटम बताओ, तो आपको यही बताना पड़ेगा। रिवर्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन। ऐसे पूछेगा कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा, तो मेरे दोस्तों आप क्या बताओगे? कैपिटल रिजर्व किसके हेड में आएगा? अंडर दी हेड शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आ गई बात? यानी शेयर होल्डर्स फंड का कौन सा हेड रहेगा? रिजर्व एंड। ठीक है सर। सीआरआर लास्ट टाइम समझाया था, जब हम कभी भी अपनी कैपिटल को रिडीम करते हैं तो उसकी वजह, जितने की हम कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, या तो उतने का फ्रेश इशू करना होता है या फिर उतने का सीआरआर बनाना पड़ता है। ये भी एक प्रॉफिट में से निकाला हुआ प्रॉफिट रहता है, रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट में से सीआरआर बनता है। ठीक है, मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा बच्चों, पढ़ते रहना ध्यान से।
आओ जी सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो बच्चों वाला खेल है, सब बच्चों को पता है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अनुसार जब कोई कंपनी शेयर या डिवेंचर एक्स्ट्रा प्राइस पर इशू कर रही है मोर देन दी फेस वैल्यू, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जी सर, नो प्रॉब्लम, नो इशू। जी सर, हमें आपकी बात आ गई है समझ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। डीआरआर लास्ट टाइम समझाया था। आज किसी से लोन ले लिया, उस लोन को वापस करना है भैया, लोन लेके तो यूज कर दूंगा, किसी प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, इस लोन को वापस कैसे करूंगा? तो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा रही है। किस लिए बचा रही है? कि मुझे कल को अपने कर्जे को क्या करना है, वापस करना है। तो जो प्रॉफिट में से पैसा बचाया है, किस लिए बचाया है? फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इट इज टू बी टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं हम उसको, DRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपने अपनी बिल्डिंग को रिवैल्यूड कर दिया, जैसे पार्टनरशिप में करते थे, बिल्डिंग को रिवैल्यूड करते थे, कौन से अकाउंट में ले आते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप चाहो तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी ले जा सकते हो। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? जी सर। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यार ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस पे आप मेरा नाम लिख लो, मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा। अभी थोड़े बड़े हो जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो जी सर। इसके बाद हमारे पास जो अगला हेड है, इस पर जो क्या बोलते हैं इसको, प्रपोज डिविडेंड है, इसका भी पेज मोड़ लो, बताऊंगा अभी, थोड़े से और बड़े हो जाओ। इसके बाद हमारे पास एक हेड था, बताइए। हाँ जी, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, और क्या आ गया। इसके बाद हमारा थर्ड हेड कौन सा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट। व्हाट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अगेंस्ट कंपनी नियर फ्यूचर में क्या इशू करने वाली है, शेयर्स, और एक फिक्स प्राइस पर शेयर्स इशू होंगे ही होंगे, सर्टेन है, फिक्स है, शेयर इशू होंगे ही होंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? इसीलिए इसको किसके हेड में रखा गया है, शेयर होल्डर्स फंड। इसको मैं पढ़ भी देता हूँ। शेयर वारंट्स गिव द होल्डर राइट टू गेट इक्विटी शेयर ऑन अ स्पेसिफाइड डेट and at a specified value. Thus share warrants will be converted into equity share at a later date and at a predetermined price. Since these are to be converted into equity shares, these are classified. समझ में आ गई बात? ये जवाब दो बेटा। ठीक है सर। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ठीक है सर। अब दोनों तीनों हेड देखो, हर एक हेड बड़ा नहीं है, हर एक हेड बड़ा नहीं है, कुछ चीजें बड़ी हैं, कुछ चीजें क्या है, छोटी हैं। हाँ जी, बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? जवाब दो बेटा। जी सर, हमें बातें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। अब सर अब हम क्या करेंगे, फटाफट बताओ। हाँ जी सर, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जल्दी से बताइए क्या होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, बताओ जी। व्हाट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? सर ये वो पैसा है जो कंपनी को मिल गया है, लेकिन जिनके अगेंस्ट कंपनी ने अभी शेयर्स इशू नहीं करे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अब देखो बच्चों, आप सभी बच्चे शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ कर आए हो, आप सभी बच्चों को पता है कि कंपनी शेयर्स इशू तभी करती है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है। बताइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%। जितने भी हमारे शेयर्स हैं उसका, जो हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं उसका 90% सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। अभी इधर देखो सभी बच्चे, मान लीजिए आज है 20 मार्च 2021 को मैंने शेयर्स इशू करने हैं, मतलब एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो 31 मेरे को एप्लीकेशंस की डेट है 20 अप्रैल तक, बंदे 20 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी 31 मार्च 21 को मैंने 1 लाख शेयर्स टोटल इशू करना चाह रहा हूँ। लोगों की डिमांड अभी खाली 80,000 की आई है। लोगों की डिमांड कितने की आई है, 80,000। अब 31 मार्च 21 को आप इस दुविधा में हो कि मैं क्या करूँ इन 80,000 शेयर्स पे जो पैसा मिल रखा है, मैं क्या करूँ? तो वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब भाई अभी तो टाइम है ना अप्लाई करने के लिए, कब तक का टाइम है, 20 अप्रैल तक का। अभी तो 80,000 आ गई, 80% तो डिमांड आई गई है, क्या पता बाकी 10% अगले 20 दिनों के अंदर आ जाए। तो जिस डेट पर आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट पर आपके पास कुछ पैसा ऐसा है, उस डेट पर आपके पास कुछ पैसा ऐसा है जिनके अगेंस्ट अभी शेयर्स इशू नहीं हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी इस पर रीजन में भी एनीथिंग, रीजन भाई अभी तो मेरे पास टाइम है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। अगर इधर देखो सारे बच्चे,
अभी अगर मुझे पता है कि मैं शेयर इशू ही नहीं करूंगा, ला भाई खड़ा हो जा, ला मोबाइल दे इधर फटाफट। ठीक है सर, तो हाँ आप समझा रहे थे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लोगों ने अप्लाई करा है बट अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। 31 मार्च है और 80% सब्सक्रिप्शन आ चुका है, लेकिन अभी 20 दिन है और हमें लगता है कि और सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस हैं। तो जब मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये एक नया हेड बना है जिसका क्या नाम है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। ये नया आइटम है जो पहले इसका कोई लेना देना नहीं था, पुरानी बैलेंस शीट में ही आते नहीं था। लेकिन अगर मुझे सर्टेन है कि मैं शेयर इशू नहीं करूंगा, इफ इट इज सर्टेन दैट कंपनी इज नॉट गोइंग टू इशू शेयर्स, तो बच्चों ये फिर इसके अंदर नहीं आएगा। तो फिर ये कहाँ जाएगा, अंडर दी हेड करंट लायबिलिटीज। कहाँ पर जाएगा, करंट लायबिलिटीज में एक आपको हेड मिलेगा अदर। बात आगे समझ या नहीं आगे? जो जैसे कि मुझे पता, इधर देखो आज 80% है और मुझे लग रहा है कल तक की डेट है। आज कल 80% सब्सक्रिप्शन आया है और कल तक की डेट है, 90% हो गया तो सही है, वरना रिफंड ही करना पड़ेगा। अब बताओ मुझे एक दिन में कहाँ आ रहा है 10%, हटाओ से। तो सर्टेनिटी हो या ओवर सब्सक्रिप्शन आ रखा है, क्या आ रखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, डिमांड 1,20,000 की आ रखी है, तो बेटा 20,000 पे तो मैं इशू कर ही नहीं सकता। बोलो भाई, तो वो तो 100% सर्टेन है। क्या सर्टेन है कि वो क्या करना है, रिफंड। दोबारा नहीं कराऊंगा बच्चों, ध्यान रखना। एक चैप्टर का मुझे पता है कितना टाइम देना है, मैं आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं देखता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया। जब मुझे लगता है कि मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है और मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गई कि ऑलमोस्ट बच्चा समझ चुका है, चाहे उसमें कम क्लासेस लगे चाहे ज़्यादा, वो बात अलग है, हमेशा ज़्यादा ही लगती है। ऐसे तो सर ने आपको कंपनी अकाउंट्स करा दिया था, बट फिर भी मैंने कंपनी अकाउंट्स कराया बिल्कुल तसल्ली से। अब तुमने करा या नहीं करा, तो इस चैप्टर में आराम से 4 से 5 क्लासेस लग जाती है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी डीपली पढ़ाता हूँ बच्चों। वैसे तो चैप्टर 2 क्लास में भी खत्म हो सकता है, तो साथ साथ कर लोगे। हर चीज़ लिखवाने वाली नहीं है, लिखवाऊंगा नहीं बच्चों, ध्यान रखना, लिखवाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी इन दोनों बातों को पढ़ रहा हूँ और बहुत बढ़िया चीज़ है। अमाउंट रिसीव्ड बाय, पढ़ते हैं सर, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी एज शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच कंपनी विल सर्टेनली अलॉट शेयर्स इज शोन अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। जिसके अगेंस्ट कंपनी शेयर्स इशू करेगी वो तो किस कौन से हेड के अंदर आने वाला है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। This situation will arise only when the application money is received before the balance sheet and allotment is made after the balance sheet date. बैलेंस शीट डेट से पहले एप्लीकेशन मिली है और अलॉटमेंट क्या हो रही है, बाद में। आप ध्यान से समझेंगे, व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी अ करंट लायबिलिटी। आप लोग पढ़ते नहीं हो, अगर मैं इसको घर से भी दे दूंगा तो भी आप पढ़ोगे नहीं, अंडरलाइन करते चले जाओ जो कुछ पढ़ रहा हूँ, वरना किताब फिर प्लेन पड़ी रहेगी, फिर सोचोगे तो कभी पढ़ा ही नहीं था। अंडरलाइन करते चले जाओ। कह रहा है शेयर एप्लीकेशन मनी करंट लायबिलिटी कब माना जाएगा, फटाफट बताओ। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय अ कंपनी and when it is refundable to the applicant, underline कर लो, received word को भी underline करो, and when it is refundable to the applicants, और जब हमें इसको वापस करना है, किसको वापस करना है, applicant, against which share will not be allocated is shown as other current liabilities। समझ में आ गई बात? अगर हमें पता है कि शेयर्स वापस करने हैं, इशू नहीं करने वाला हूँ, तो किसका पार्ट बन जाएगा, अदर लायबिलिटीज, असल करंट इन द इक्विटी लायबिलिटी। ठीक है। When share application money becomes refundable, underline कर लो, वाइवा में पूछ सकता है, MCQ में भी पूछ सकता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल कब बन जाता है, स्टार भी बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, when the issue is over subscribed, अंडरलाइन कर लो हेडिंग, when the issue is over subscribed। सर बिल्कुल सही बात है, ओवर सब्सक्राइब में तो एक्सेस पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस से करना। सर हम पढ़ लेंगे, आप चिंता ना करो। ओके बच्चों, when the issue is oversubscribed and amount is payable in installments, तो कहता है in case the amount in excess of amount retained by the company to be adjusted against call, it is shown as other current। कई बार ऐसा होता है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो उसको भी तो हम क्या करते हैं, वापस ही करते हैं। बोलो यार, ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा पे हो भी रहा है, लेकिन अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच रहा है, तो वो भी चला जाएगा। ठीक है। In case the company has not received the minimum subscription, heading को underline कर लो। In case कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला।
आपको ये पता हो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो भाई साहब विद इन 10 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, विद इन 10 डेज के अंदर कंपनी को पैसा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। जिस दिन कंपनी शेयर्स इशू कर रही है 120 दिन के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर कितने % सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, 90। और अगर नहीं मिलता है तो विद इन जो जैसे 120 दिन खत्म हो रहे हैं तो अगले 10 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेयर वापस। सर आपको कैसे याद, अरे अभी 11th वालों को बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है तो थोड़ा याद। अच्छा क्या बात है सर, सही है, आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं। वैसे ये कुछ डेवेज वाली बातें रहती है कंपनीज एक्ट में, वो बात अलग है, हम कितना याद रख पा रहे हैं। अब भाई साहब लायबिलिटीज पर आ जाओ सर, लायबिलिटीज की डिस्कशन करते हैं। सर एक बात बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, इक्विटी लायबिलिटीज पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड, अंदर क्या है, शेयर कैपिटल, बताओ, अब नहीं समझाऊंगा दोबारा। दूसरा हेड सरप्लस, खत्म। तीसरा हेड सेकंड मेन हेड शेयर, ठीक है सर, सब खत्म हो गया। अब हम अपनी तरफ से करेंगे, आप प्लीज सिरदर्दी ना कीजिए। आइए जी थर्ड, अब खत्म होने वाला है, 2 बचे बस। अब प्यारे बच्चों मेरी तरफ इधर देख लो, बस खत्म हो गई लायबिलिटी बच्चों। बताइए नॉन करंट, अब कर लेते हैं डिस्कशन कर्जे की। किसकी डिस्कशन कर लेते हैं, कर्जे की। कर्जा मींस एक बड़ा कर्जा, छोटा कर्जा। बड़े कर्जे का क्या नाम दिया था, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर तुम्हें याद हो तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या था, LOL। याद आ रही है बच्चों, LOL बेटा। L से क्या बन रहा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब उधार। अभी किसके अंदर भी जा रहे हैं, डी था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। बस खाली हेडिंग ध्यान रखो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके सर, LO अदर। मैंने आपको बताया एज पर शेड्यूल 3 अदर का कॉलम हर जगह देखने को मिल जाता है, बातें नहीं। और लास्ट वाला क्या है, लॉन्ग टर्म। अब प्यारे बच्चों बस आपको एक चीज में समझा दूं, ओए इधर देख लो, करंट लायबिलिटीज क्या है, करंट लायबिलिटीज का मतलब छोटा कर्जा। करंट लायबिलिटीज का क्या मतलब है, छोटा कर्जा। बेसिकली वो कर्जा, इधर देखेंगे, वो कर्जा व्हिच वी हैव टू पेड बैक विद इन अ ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। लास्ट टाइम मैं ऑपरेटिंग साइकिल पर इतना फोकस नहीं डाल पाया था, आज हम सारी चीजें अच्छे से समझ लेंगे। आप लोग करके लाए हो, एग्जांपल दिए, उतार के भी लाए हो बहुत सारे बच्चे, कईयों को समझ में आया, कईयों को समझ में नहीं आया। ले भाई चलने दे यार, खींचने दे, क्या दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, आज समझाऊंगा। इधर देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों करंट लायबिलिटीज का भी मैंने आपको निमोनिक कोड बताया था। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज का निमोनिक कोड क्या था सर, SOS। तो पहले वाले एस से क्या बनेगा, शॉर्ट। पहले वाले एस से क्या बनेगा, टी से क्या बनेगा, टी से क्या बनेगा, ट्रेड। और बेटा मेरी तरफ देखो, ओ से क्या बनेगा, और एस से बनेगा शॉर्ट। ऐसा आपकी बैलेंस शीट खत्म हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखेंगे सारे बच्चे, टाइम की टेंशन मत लो, मैं अपना आप आपको हेडिंग्स भी याद रखनी है, सब हेडिंग्स भी, अंदर के आइटम्स भी। अब पहले एक बार ये मोटा मोटा समझ लेते हैं, व्हाट इज करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। मोटा मोटा समझ लेते हैं, बस ये चीज थोड़ा टेक्निकली डेफिनेशन भी देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर देखना सारे बच्चे, हाँ भाई बोल ले यार, हेड ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, जो है जैसा है वैसा के वैसा ही। करंट लायबिलिटीज अंदर ऊपर नीचे कहीं का ऐड कुछ नहीं हो सकता। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 गिवन है, पार्ट 1 गिवन है, जो आइटम जहां गिवन है वहीं पर आएगा। अगर किसी चीज का कोई आइटम नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई भी मॉडिफिकेशन लो, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों वैसे हमें जनरल सेंस पता है करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, छोटा कर्जा। जो आप बचपन से पढ़ते हो 11th क्लास वाली डेफिनेशन, सर वो कर्जा व्हिच वी हैव टू पेड बैक। इधर देख लो यार, व्हिच वी हैव टू पेड बैक विद इन अ ईयर, बैलेंस शीट डेट से। इधर देखो, ये जो बैलेंस शीट डेट पर सब कुछ डिस्कशन होती है, इसी को हम रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं, जिस डेट पर हमें रिपोर्ट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट डेट पर आपको चेक करना होता है कि कौन सा कर्जा बड़ा है। अब ध्यान से समझना, पहले की क्लास में और अब की क्लास में थोड़ा एडवांसमेंट रहेगा। पहले कुछ चीजें ये छोड़कर कह दिया था आज आपकी पहली क्लास है, लेकिन आज मैं वो चीज समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों।
तो सर करंट लायबिलिटीज का मतलब दैट डेट्स या दैट लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पेड, जो एक कंपनी को पे करनी है विद इन 12 मंथ्स, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर जिस कर्जे को कंपनी को क्या करना है, पे करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है। ये सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इसी चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। और कोई भी लायबिलिटी, इधर देख लो सभी बच्चे, कोई भी लायबिलिटीज जो करंट नहीं है, कोई भी लायबिलिटी जो करंट नहीं है, वो क्या बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि आप करंट समझ लो तो आपका नॉन करंट ऑटोमेटिक। जैसे आपको इक्विटी शेयर की डेफिनेशन दी थी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर, याद है किसी बच्चे को डेफिनेशन? सर इक्विटी शेयर आर दो शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जवाब दो यार। अगर इक्विटी शेयर की डेफिनेशन की बात करें तो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन क्या दी थी? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। अब यानी कि मुझे क्या समझना जरूरी है, प्रेफरेंस शेयर। बोलो हाँ है ना। अब राम की डेफिनेशन क्या है, राम, व्हाट इज राम? कह रहा है राम इज नॉट श्याम, राम श्याम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या समझना पड़ेगा, श्याम। श्याम को साइड में लाके श्याम समझ लेते हैं। बोलो यार। तो व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर आर दो शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन पे जाते हैं तो आपको याद होगा, समझाया भी था ना मैंने, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर जो जिसके होल्डर्स के पास कुछ राइट्स रहते हैं, जिसके होल्डर्स के पास क्या रहते हैं, कुछ स्पेशल राइट क्या रहता है? फर्स्ट राइट रहता है राइट ऑफ गेटिंग डिविडेंड, दे विल गेट डिविडेंड फर्स्ट बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर। जवाब दो। कल को जब कंपनी प्रसाद बांटती है तो पहले प्रसाद किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड जब कंपनी देती है तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। सेकंड राइट क्या रहता है कि कल को जब कंपनी बाउंड अप होती है, कल को जब कंपनी क्या होती है, बंद होती है, तो प्यारे बच्चों पहले किसका पैसा वापस किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर। बाद में किसका पैसा वापस किया जाता है? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल मालिक होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रियल मालिक नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो है मतलब मेन पार्टी, उनका रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उसी हिसाब से मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। चलो एक रिवीजन की बात थी बट समझा दिया मैंने आपको। तो सर आप यहाँ समझाओ ना यार, यहाँ आप क्या समझा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ समझ रहे हैं करंट एंड नॉन करंट। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का क्या डेफिनेशन है, इधर देख लो। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है वो लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा। समझ में आगे बात या नहीं? तो करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए हमारे पास चार कंडीशंस हैं। बातें नहीं, किसी भी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कह दिया जाएगा। A liability is said to be current liabilities if first, ध्यान से समझेंगे, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, if it is first expected to be settled, अगर हमारे को लग रहा है कि ये expected to be settled हो जाएगी within normal operating cycle of business, ठीक है। सेकंड कंडीशन या तो ये वाली पूरी हो जाए तो भी चलेगा, दूसरी और लगा रखा है, और का मतलब कोई सी भी एक चल जाए। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ध्यान से सुन लो। हमारे बच्चों और खेलने चल रहा है, ठीक है। अभी तुम सोच रहे हो मजे मजे में हो जाएगा, स्कूल वाले पढ़ा भी दे तो देख लेना। हाँ जी, आगे चलते हैं। थर्ड, held primarily for resale। सर लायबिलिटी भी बिकती हैं, यस। held primarily for the purpose of being trade, ये बेसिकली करंट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखा है। और फोर्थ पॉइंट है there is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months after reporting date। चलो जी सर, तो किसी भी लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी तब कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, बताइए सारे बच्चे। व्हाट इज योर फर्स्ट कंडीशन? एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल। अब सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो
तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, बट समझ में आ जाएंगी। इतनी भी मुश्किल नहीं है या इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। और अच्छी बात है आपके लेवल पर थोड़ा कम भी पूछते हैं, बट स्टिल है इम्पोर्टेंट चीज़। ओके सर, आप हमें समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल को समझना है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम पीरियड होता है। इधर देखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? टाइम पीरियड होता है जिसमें हम, जिसके अनुसार हम कहते हैं कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया है या कोई रॉ मटेरियल लिया है, उस रॉ मटेरियल को लेने के बाद वो एक दिन में नहीं बिक जाता। रॉ मटेरियल लेना, उसको प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको सेल करना, उसको पैसा कलेक्ट करना, तो ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रहता है। हर एक बिजनेस का, हर एक प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है? अलग अलग रहता है। भाई कोई प्रोडक्ट बनने में दो दिन लेगा, 2 दिन में बन जाएगा। कोई प्रोडक्ट बनने में 2 महीने लेगा, तो वो 2 महीने में बनकर तैयार होगा, सेल होगा, फिर कैश में कन्वर्ट होगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसमें एक प्रोडक्ट बनने से लेकर, बताओ सारे बच्चे, बनने से लेकर बिकने तक, बिकने के बाद कैश कलेक्शन तक का टाइम देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स की बात करें, ये फ्लैट लेते हैं बच्चों, इनका तो ऑपरेटिंग साइकिल ही बहुत बड़ा रहता है। बोलो हाँ है ना? इन्होंने एक फ्लैट ले लिया या इन्होंने एक जमीन ले ली, उस पर ये फ्लैट्स बनाते हैं। जमीन लेने के बाद ये कई कई मंजिल के फ्लैट्स बनाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो जमीन ले रहे हैं, 2-3 महीने जमीन ही रह गई, फिर बिल्डिंग्स इतनी जल्दी तो बन नहीं जाती है, पूरे बिल्डिंग्स बनाने में 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, और फिर अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं? ये सेल। तो इनका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल का भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का 3 साल का। हाँ, वो बात अलग है अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर हम क्या मान लेंगे? शेड्यूल 3 के अनुसार हम क्या मान लेंगे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 12 मंथ्स का। क्या है? 12 मंथ्स। तो सर इसका क्या लॉजिक है? इधर देखेंगे, इसका लॉजिक ये है, ओ भाई यार ये वायर वगैरह मत हिलाओ यार, इसका लॉजिक क्या है? ये इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपका आइटम या कोई पैसे, किसी को आपने सामान बेचा हुआ है, कोई कलेक्शन है, एसेट्स की सेंस में समझा रहा हूँ, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको रियलाइज हो जा रही है, कोई भी पैसा जो आपको कैसे रियलाइज हो जा रहा है? ऑपरेटिंग साइकिल। तो यानी कि वो करंट नेचर की है, वो तो आपका रेगुलर काम हो गया ना। जवाब दो यार। तो उसी तरीके से अगर किसी लायबिलिटीज को आप विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहे हो, कैसे पे कर रहे हो आप? विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो वो आपकी लायबिलिटी कौन सी बन जाएगी? करंट। क्योंकि यार अब मान लो एक प्रॉपर्टी डीलर है या जो कंस्ट्रक्शन वाले बंदे हैं, वो बना रहे हैं, फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं, उनका रेगुलर काम है, उसको ये सब करने में 2 साल लग जाते हैं। तो उनके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो 2 साल के अंदर अंदर अगर वो कोई पेमेंट मार भी रहा है या कोई कर्ज ले रहा है, पेमेंट मार रहा है, वो कौन से नेचर की बन जाएगी? करंट। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, इधर देखेंगे, आपको किसी भी लायबिलिटी को ये पता लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि भाई ये पेमेंट या रिसीप्ट, जब हम एसेट्स में जाएंगे तो रिसीप्ट बन जाएगा, ये पेमेंट या रिसीप्ट विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो रही है, नहीं हो रही है? अगर ये विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो गई तो वैसे ही करंट है। तो वैसे ही क्या है? आगे की बात समझ में आ गई? बोलो। या तो पहली कंडीशन में आ जाए तो पहली में या दूसरी में देख लेना। अच्छा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं हो रही, फिर चेक करो कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो रही है, नहीं हो रही? बोलो। अगर मान लेते हैं कोई किसी कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, कितने महीने का है? 15 महीने, और वो हो रही है 16 महीने में पेमेंट, फिर तो करंट बची ही नहीं वो, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चली गई। बोलो यार। अब दूसरी कंडीशन, या तो ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं हो रही तो 12 मंथ्स के हो जाए। किस में हो जाए? 12 मंथ्स में। अब बताओ 12 मंथ्स कितना है? 12 मंथ्स तो 12 ही होता है। अब मैंने बोला किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने का, ध्यान से सुनना, क्या है? 8 महीने का। ठीक है सर, पेमेंट हो रही है 13 महीने में, पेमेंट किस में हो रही है? 13 महीने। तो ऑपरेटिंग साइकिल में तो नहीं हुई, अभी नहीं बोल देंगे नॉन करंट, अभी नहीं। अब देखो 12 महीने में भी नहीं हो रही। अब ऑपरेटिंग साइकिल किसी कंपनी के प्रोडक्ट का है 8 महीने का, पेमेंट हो गई 9 महीने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल में तो नहीं हुई,
बट किसके अंदर हो गई? 12। आगे बात समझ। तो सर इस वाले पॉइंट को आप एक बार पढ़वा दो बच्चों। मेरी कोशिश रहती है आपको यार जिस टाइम जो चीज़ मिली है वहाँ पर आप डीपली सीख लो। आगे पता नहीं तुम पढ़ने आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है। वो बात अलग है 11th-12th में कोई भी बंदा इतने डीप में नहीं समझाता है, वो बस खाली इतना कराता है कि जिससे तुम्हारा काम चल जाए। तो देखो पेपर ओरिएंटेड चीज़ें अलग हैं, बट जो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग वो क्या है एक अलग चीज़ है। मैं आपको शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग भी समझाऊंगा, बट मैं उसको अभी नहीं समझा सकता, वो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। 2-3 क्लास बाद समझाऊंगा तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, अभी समझाऊंगा तो कम से कम 15 मिनट ले जाएगा और तुम्हें भी फील नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट पढ़ देते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेटल्ड हो जाएगा। किसके अंदर सेटल हो जाएगा मेरे दोस्तों? इन कंपनीज नॉर्मल। सर पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल को समझेंगे। आपकी बुक में बहुत ही अच्छा चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को देखो समझो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। किसी से पढ़ रहा हूँ जी सर, पढ़वाइए ना। पहले ऑपरेटिंग साइकिल को पढ़ते हैं। The term operating cycle is defined in Schedule 3 of Companies Act 2013. अंडरलाइन करो। ये कहाँ पर गिवन है? Schedule 3 में। ला पेन दे देते। ये वाली किताब तेरी है क्या? हाँ। चलो जी सर कोई बात नहीं। कहाँ पर गिवन है? तेरी तेरे पास किताब नहीं है क्या? बेकार इंसान है, पसंद है, जिंदगी खराब चलेगी, हर रोज का ड्रामा है। ऑपरेटिंग साइकिल ये डेफिनेशन सुन लूंगा भैया, अगली बार ध्यान रखना। और नहीं याद आए तो सर्कल ध्यान रखने ला। सर्कल क्या है? साइकिल। साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल खरीदा, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाया, सेल करा, सेल करके कैश कलेक्ट करा, इसमें जो टाइम पीरियड लग गया है उसको हमने क्या बोल दिया? ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आ गई बात? बोलो यार। जैसे एक एग्जांपल याद आ रहा है, अब बताओ एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बेबी होने का क्या प्रोसेस है? फटाफट बताओ। अच्छा सर प्रोसेस छोड़ो, साइकिल बताओ कितने टाइम लगता है? अरे 9 मंथ्स लगते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं, सुन लो ढंग से। कितने महीने लगते हैं? 9 महीने। बोल दो यार, बस मेरे माइंड ने क्लिक कर लिया कि आपको याद रहेगा, ऐसे तो मैंने कहा बोल देता। आप याद रहेगा। हाँ अब याद रहेगा। सुन लो, अबे इसलिए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। साइंस वाले टीचर्स तो सब चीज पढ़ाते हैं, हमने बोल दिया क्या होगा इसमें। अच्छा आप बताओ 9 मंथ्स लग जाते हैं नहीं लग जाते हैं? मिनिमम 9 मंथ्स है, ऊपर नीचे का तो खैर मुझे पता नहीं, साइंस वाले। अच्छा तो यार सुन लो भाई यार, तुम तो आउट ऑफ टॉपिक ही चले गए, तो मजे ले रहे तुमने। तो इधर सुन लो, तो इधर 9 मंथ्स का पीरियड है, तभी क्या होगा? एक हेल्दी बेबी क्या होगा? बोर्न होगा। ठीक है। अच्छा सर, तो सर ऑपरेटिंग साइकिल भी ऐसा ही कोई चक्कर है? जवाब दो बेटा। यहाँ पर बेबी की जगह प्रोडक्ट है, क्या है बच्चों? रॉ मटेरियल। इधर देख लो क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल लेकर आए, उसकी प्रोसेसिंग करी, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, वैसे। ठीक है सर, पढ़ दो आप ध्यान से देखो। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम। ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम है, टाइम को अंडरलाइन कर लो। बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, किसी एसेट्स को खरीद रहे हैं, फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के लिए, एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहते हैं वेयर ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज एज्यूम्ड टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो सर ये सब बातें आपने बता दी हमें, यस सर आप पढ़ के आते हो, हमें पढ़ के आते हो, ध्यान से समझेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल इधर देखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स, अब क्या है मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। ध्यान से देख लो बच्चों, यही बड़ा लेंथी टॉपिक है, अजीब सा भी है, मुझे पता है आप बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, खाली एक बैच नहीं, हर एक बैच बोर होता है। लो जी ध्यान से समझेंगे सर, जब कभी डीप में पढ़ाया जाता है तो ऐसे ही होता है। बढ़िया। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम टेकन बाय अ कंपनी, टाइम टेकन बाय अ कंपनी, भाई पढ़ लो बस। कहते हैं टू एक्वायर एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग देम इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से हम समझेंगे, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द प्रोडक्ट विल बी टाइम टेकन टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीद लिया, प्रोसेसिंग कर दी, फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, सेलिंग कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कैश में। इन केस ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अभी एक ही बात बार बार बताया जा रहा है। द इफेक्ट ऑफ बातें नहीं, द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज दैट, बेटा मेरी एनर्जी मत वेस्ट कराओ, ध्यान रखना, मारूंगा बहुत ज्यादा। The effect of operating cycle is that in case operating cycle of a period is more than 12 months and of, ठीक है, all liabilities of that business are classified or shown as current liabilities if they are due for settlement within 18 months।
तो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ जाओ, बोलो हाँ है ना। ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो रही है या पैसा मिल रहा है या पैसा दे रहे हैं, तो वो है करंट। क्या है? करंट। और अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर कूद गया तो क्या हो गया? नॉन करंट मंथ नहीं। फिर देखो कि 12 महीने के अंदर है। सर पहले कंडीशन पढ़ दो ना प्लीज। अब पढ़ रहा हूँ कंडीशन, पहले पढ़ दिया मैंने ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। बताओ 45 मिनट से कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ, बताओ बोलो। अगर मुझसे अगर 12 मंथ्स के अंदर तब तक है ना बस करंट। हाँ ना, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो। अब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है, 15 महीने 16 महीने ऐसा कर सकता है, कितने महीने का। अब 15 महीने का है मान लो, और तेरी लायबिलिटी 15 महीने के अंदर अंदर सेटल हो गई, तो भी वो करंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है। लेकिन अगर तेरी लायबिलिटी मान ले तेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है और लायबिलिटी सेटल हो रही है 16 महीने में, फिर नॉन करंट। तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। अगर 12 महीने से ज्यादा का, फिर तो 12 महीने देखने ही नहीं है, फिर तो खाली क्या देखना है? ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम का है, कितने का है? 12 महीने से कम का। मान लो 9 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, जवाब दो यार, कितने महीने का है? 9 मंथ्स का। अब बताओ 9 मंथ्स के अंदर अंदर या तो सेटल हो जाए, ठीक है, लेकिन 9 मंथ्स में सेटल नहीं हो रहा, 11 महीने में सेटल हो रहा है। जल्दी से बताओ कितने महीने में सेटल हो रहा है? 11। तो बताओ करंट या नॉन करंट? क्योंकि 11 महीने में हो गया, तो 11 तो किसके अंदर आ गया? 12 के अंदर आ गया। अरे बोलो यार। अब सुनो, ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स का, लेकिन सेटलमेंट हो रही है 13 महीने में। कितने महीने में हो रही है? अब बताओ, ना तो ऑपरेटिंग साइकिल में हो रहा, ना तो 9 मंथ्स में हो रहा, ना किस में हो रहा? 12 में। फिर क्या हो जाएगा? 12 मंथ में और तो करंट। लो जी, अभी एग्जांपल आ रहा है, चिंता ना करो, बड़े ऐसे कर दोगे आप चुटकी में। हाँ गिरा दे कह रहा बहुत पढ़ा लिया तुमने, पढ़ा लिया। तो आप अपनी बुक में चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, बताइए दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, ये रहा रॉ मटेरियल खरीद लिया। कितने का खरीदा है? वैल्यू नहीं दे रखी, ब्रैकेट में लिखा है 3 महीने के लिए रख लिया इसको। इसके बाद प्रोसेसिंग हुई है, फिनिश प्रोडक्ट बनाए, 4 महीने लग गए। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बन के पड़ा रहा फैक्ट्री में या स्टोर में, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर हमारे हाथ में तो है नहीं है। उसके बाद फिनिश गुड सोल्ड हो गया और सेल हो गई, उधार हुई हो गई, 4 महीने लग गए हैं इसमें। और उसके बाद डेटर बनने के बाद पैसा मिला है, बताओ। तो अल्टीमेटली मेरे को टोटल सामान कितने दिन में कन्वर्ट हुआ है कैश में? पहले 3 महीने, उसके बाद 4 महीने, उसके बाद 2 महीने, 3 और 4 7 और 2 9, और फिर 4 महीने। समझ में आ गई बात? 13 महीने में जाकर पैसा क्या हुआ है हमारे पास? कलेक्ट। अरे बोलो बच्चों। ऑपरेटिंग साइकिल कुछ भी हो सकता है। सर आप ये पढ़ रहे, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल अ लायबिलिटीज इज क्लासिफाइड और शोन एज करंट लायबिलिटीज। अगर हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो बैलेंस शीट डेट से नॉर्मल, बेटा बातें नहीं, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी। ठीक है सर, अब आप आगे चलो। अच्छा एक बात और हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या हो सकता है? वेरी। अब एक प्रोडक्ट है मेरा टी शर्ट्स बनाने का, और एक प्रोडक्ट है मेरा लेदर के पर्स बनाने का। एक प्रोडक्ट कौन सा है मेरा? लेदर पर्स। तो टी शर्ट्स बनाने में हो सकता है 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, लेकिन लेदर पर्स बनाने में हो सकता है कितने महीने लगे? 2 महीने। जवाब दो बेटा। तो ये बात लिखी है, ऑपरेटिंग साइकिल इज क्लासिफाइड डिटरमाइन फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल होगा। 10 बातें नहीं, 10 इफ अ कंपनी हैज मोर देन 1 बिजनेस, अगर किसी कंपनी का एक से ज्यादा बिजनेस है, से कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। जवाब दो बेटा। तो कंस्ट्रक्शन का काम अलग है, ट्रेडिंग का काम क्या है? अलग है। ऑपरेटिंग साइकिल विल बी डिटरमाइन फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस सेपरेटली। तो बच्चों किताब आपकी रंग बिरंगी हो जानी चाहिए, इसका मतलब है मैंने बुक का पूरा पढ़ना क्या कर दिया है? पढ़ दिया। अब हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पर, और ऐसे ही आप कर दोगे, ऐसे मतलब ऐसे, ध्यान से सुन लो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाफट सभी बच्चे कर लेंगे। देखो आप जल्दी से देखेंगे और मेरे को ओरली जवाब देंगे। सॉल्यूशन पे सभी बच्चे हाथ रख लेंगे। अच्छा सर जी कंडीशन क्या थी प्लीज याद दिलाओ मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखो क्या कंडीशन थी। पहली कंडीशन बताओ फटाफट। या तो किसके अंदर पैसा रियलाइज हो जाए जल्दी से, रियलाइज या पेमेंट कुछ भी मान लो। दूसरी, या फिर विद इन 12 मंथ। ठीक है बच्चों, लो बेटा।
तो कहता है, अब इधर ध्यान से सुनो, कहता है क्लासिफाई करो, नीचे आपको कुछ ट्रेड पेबल्स दिए। ओए भाई बातें मत कर, मुझे पता है तू इंटेलिजेंट है यार, तुझे जरूरत नहीं है क्लास की, बट प्लीज बातें मत कर। लो जी, कहता है क्लासिफाई करो द लायबिलिटीज गिवन द बिलो। कहता है बताओ नीचे कुछ बंदे हैं, कुछ बंदे खड़े कर दिए 10। कितने बंदे खड़े कर रखे हैं? 5। कह रहा है बताओ ये करंट वाले हैं या फिर नॉन करंट, रीजन बता दो। पहला बंदा है इधर देखो, ट्रेड पेबल क्रेडिटर सी। तो अब बच्चा 11th की नॉलेज लगाया, अच्छा ट्रेड पेबल, सर जी ट्रेड पेबल तो क्रेडिटर होते हैं और क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटी होती है। अरे जवाब दो। 11th की नॉलेज मत लगाना, 11th में बस इतना ही समझाया था कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो पे हो जाए वो क्या होती है, कर्मा ऑपरेटिंग साइकिल नहीं समझाता मैं 11th वालों को। अरे बोलो यार, माँ ऑपरेटिंग साइकिल समझाने लग गए, आधे बच्चे क्लास में नहीं आएंगे पढ़ने, कहेंगे भाई क्या क्या करा रहा है ये लोग। ट्रेड पेबल, हाँ वो तो सामने सही करा दी। ट्रेड पेबल लो जी ध्यान से सारे बच्चे, ट्रेड पेबल 10। और बताओ ऑपरेटिंग साइकिल है ट्रेड पेबल का 10 महीने का। बेटा एक बात बताओ मुझे, जरा आसान तो, लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत क्या? 11th में कोई कंपनी है ही नहीं, जवाब दो बेटा। 11th क्लास में कंपनी अकाउंट्स का कुछ है ही नहीं, सारा खेल किसका है? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में कभी ऑपरेटिंग साइकिल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सारी बातें किसके लिए बता रखी है? कंपनी के लिए। तो इसलिए हम इग्नोर मार देते हैं, वो देने को तो पता नहीं क्या क्या देता है यार। ट्रेड पेबल बच्चों, इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का? 10 महीने का। और एक्सपेक्टेड पेमेंट ऑफ पीरियड 8। यार बहुत अच्छा बंदा है यार, हम तो तेरे से सोच के चल रहे थे 10 महीने में देगा पैसे या हम देंगे, लेकिन हमने तो तेरे को 8 में, तू तो करंट नहीं चल रहा है। आगे ऑपरेटिंग साइकिल था 10 महीने का, 12 में दे। बताओ तो भी करंट आ गया तो ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाए, ऑपरेटिंग साइकिल भी नहीं आए तो 12th में आ जाए। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग साइकिल 10। ओहो हो, एक्सपेक्टेड पेमेंट ऑफ पीरियड, हम उसको पैसा देंगे कब देंगे? 15 महीने में। जवाब दो बेटा, कितने महीने में देंगे? 15 महीने में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? 9। ट्रेड पेबल 18 महीने के, ऑपरेटिंग साइकिल 18 का बिल्कुल हो सकता है यार, ऑपरेटिंग साइकिल जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। और आप पेमेंट कर रहे हो 15 महीने में, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल। करंट बोलो। समझ आ गई? देखो लास्ट क्लास तक कितना मुश्किल था ये, समझाया नहीं था तो सब लॉजिक भी समझ नहीं आया था, और अब कितना आसान है। ये डिफरेंस है। ट्रेड पेबल 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और हम पे कर रहे हैं एक्सपेक्टेड टू बी सेटल 24। किसी एक की एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन वही लिखनी है कि किसी भी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी तब कहा जाता है व्हेन इट इज टू बी पेड या व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो आप लिख देना एज, इधर देख लेना एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख देना, एज the given trade payables are not expected to be paid within normal operating cycle and also within 12 months from the balance sheet date, hence they are considered as क्या बोलते हैं, नॉन करंट। अरे बात समझ में आ गई? सर एक बार देख लो, करंट नॉन करंट ठीक कर लोगे? सेकंड कंडीशन है ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ड्यू का मतलब पहले में था एक्सपेक्टेड, हम बैलेंस शीट डेट पे सोच रहे थे, बातें नहीं इधर देखो, बैलेंस शीट डेट पे सोच रहे थे कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? ड्यू टू बी सेटल्ड, हम उसे सेटल कर ही देंगे। कितने दिन में सेटल कर देंगे? 12 मंथ्स। तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं है, इसकी डेट ड्यू डेट आ जाएगी, बंदा पैसे लेने आ जाएगा। और when operating period is less than 12 months, when operating period is more than 12 months held। अच्छा ये तो सर समझाया दिया अब आपने, क्या less than 12 months, क्या more than 12 months, सब समझ में आ गया? अरे बोलो। yes sir। when थर्ड है held primarily for the purpose of being traded। अब बच्चों अगर कोई भी आइटम मैंने ट्रेड करने के लिए रखा हुआ है ना, कोई भी आइटम अगर मैंने ट्रेड करने के लिए रखा हुआ है तो वो तो हमेशा करंट ही होगा, वो तो हमेशा क्या होगा? करंट। उस पे 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल कुछ देखना ही। जैसे आपकी दुकान में सामान भरा हुआ है, एसेट्स की सेंस में ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखो, एसेट्स की सेंस में ज्यादा समझ में आएगा। आपकी दुकान में चीनी, चावल, नमकीन, बिस्किट्स, तो वो चाहे 2 साल तक भी पड़े रहे ना, तो वो क्या माने जाएंगे? करंट। उसका ये नहीं देखना कि ये ऑपरेटिंग विद इन 12 मंथ्स में रियलाइज होगा या नहीं, वो तो मैंने ट्रेड और ट्रेड करने के लिए जिस भी आइटम को हम रखते हैं
वो हमेशा क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। वो हमेशा क्या बन जाता है, करंट। तो सर अब इसको लायबिलिटी के सेंस में, यस बच्चों, लायबिलिटी भी क्या हो जाती है, ट्रेड हो जाती है। इंश्योरेंस के केस में लायबिलिटी ट्रेड हो जाती है जब हमारी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। इधर देखो, मेरी लिमिट है कि मैं इंश्योरेंस कर सकता हूँ 1 करोड़ रुपए का। कितने का इंश्योरेंस कर सकता हूँ, 1 करोड़ का। ऐसे आप देखोगे IRDA एक एक्ट होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अनुसार एक कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, पहली बात तो उनकी अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी एक लिमिट रहती है कि आप मैक्सिमम इतना इंश्योरेंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बर्डन मत लो। जैसे अब आप लोग हो तो आपकी भी एक कैपेसिटी रहती है कि भैया हम ना एक दिन में इतना ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे बोला कि यार आप ज़्यादा इंश्योरेंस करोगे, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, आप ज़्यादा इंश्योरेंस करोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जवाब दो बेटा। अगर आपके कस्टमर्स के साथ लॉस हो गया, डूब गए वो, तो आप शायद उनका पैसा ना दे पाओ। बोलो बेटा। तो या फिर भाई इससे कस्टमर का जो बिलीव है, जो फेथ है, वो इंश्योरेंस के प्रति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एक लिमिट लगाकर चलती है कि भाई आप इतना इंश्योरेंस कर सकते हो। अब मान लो मैं ICICI बैंक हूँ, बोलो यार, ICICI हो जो भी कुछ है, ठीक है। अब मैं इंश्योरेंस भी कर रहा हूँ, अरे बोलो यार, मैं इंश्योरेंस भी कर रहा हूँ, मैंने ले लिया 500 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। अब क्या हो रहा है, जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है, भाई मेरा तो 500 करोड़ का हो गया इंश्योरेंस, मेरी तो लिमिट पूरी हो गई, लेकिन मेरे पास कस्टमर, ध्यान से सुनो, ये लायबिलिटीज ट्रेड करने का कोई नहीं बताएगा आपको। पूरी मार्केट में घूम लेना कि लायबिलिटीज भी ट्रेड होती है। एसेट तो ट्रेड दिखती हुई है, एसेट तो समझ में आती है, ट्रेड होती है, दिख रही है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है। कभी सपने में भी नहीं सोचते सर जी लायबिलिटी कैसे बिकती है, लायबिलिटी तो आज तक देखी नहीं बिकती है सर। वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से जरा। अब छोटा सा एग्जाम्पल, इंश्योरेंस, भाई मेरे पास 500 करोड़ का हो गया, जवाब दो यार। यस सर। अब मैं ICICI बैंक, जवाब दो बेटा। अब ऐसे सर अब मेरे पास तो कस्टमर आए जा रहे हैं। अब अगर मैं कस्टमर को मना करूंगा कि भाई मेरी ना 500 करोड़ की लिमिट पूरी हो चुकी है, मैं नहीं कर सकता इंश्योरेंस, सॉरी यार, मेरे को गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तो मुझे बताओ क्या कस्टमर पे पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा? तो कस्टमर को इस चीज से मतलब नहीं है तेरी क्या बाउंडेशन है, क्या लिमिट है, क्या कंप्लायंस है। कस्टमर मेरे पास आता है, कहता भाई तू कर यार, चलिए यार कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो मेरे पास क्लेम्स आ रहे हैं, जो मेरे पास प्रीमियम्स आ रहे हैं, मैंने क्या करा, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से बात करी, मैंने HDFC वालों से बात करी, भाई ऐसे ऐसे मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है, तू मेरा इंश्योरेंस मेरे बिहाफ पर। तो मेरे पास लायबिलिटीज आ रही थी, मैंने उसको क्या करा, बात आ रही समझ नहीं, तो मैंने अपना बिजनेस, अपना धंधा, अब कल को जब क्लेम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को दे दे। अगर जो ये वाले कस्टमर से आगे जाके आप पढ़ोगे कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा और देख लेते हैं, आपकी बुक में कौन सा एग्जांपल दे रखा है, बातें नहीं करनी है थोड़ा टेक्निकल अजीब सा है, बट सर ये कंडीशंस है बच्चों। तो कि अगर आपके पेपर में आ जाए कि करंट लायबिलिटीज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, any liabilities will be termed as current liabilities if it satisfied any of the following condition. पहली condition, it is expected to be settled within normal operating cycle. दूसरी condition, it is due to be settled within 12 months from the balance sheet. और तीसरी condition, when it is held primarily, जब मैंने रखा ही है इसको किसके लिए, ट्रेड करने। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आपकी बुक में क्या दे रखा है। A liability held for the purpose of being traded is a liability which a company holds with an intention to trade. फॉर एग्जाम्पल परचेज एंड सेल, ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, परचेज एंड सेल। एक कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है जिसने इशू करे हैं 1,09% डिबेंचर ऑफ 10% ईच। इट डिसाइडेड दैट इट विल ट्रेड इन 10% डिबेंचर्स, दैट इज परचेज एंड सेल देम। सिंस इट इज अ लायबिलिटी ऑफ कंपनी, 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 10 each will be shown as current liabilities and 9,000 डिबेंचर ऑफ 9 it will be shown as non current liabilities. A liability held for the purpose of being trade is classified as soon. ठीक है बच्चों, हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं और जिसमें से 10,000 डिबेंचर्स जो है उसको मैंने ट्रेड करने के लिए रखा है। ट्रेड का मतलब परचेज करने के लिए और क्या करने के लिए, सेल। ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, परचेज एंड सेल। बात आ रही है समझ या नहीं है? तो कहता है सर जो 10,000 वाले डिबेंचर है वो कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेड। बात आ गई समझ? लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो देख लेते हैं। लास्ट वाले पॉइंट में क्या है, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं। एक कंपनी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक
एक कंपनी ने, सीधा एग्जांपल आ जाए, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और इसकी ड्यू डेट है 1 अक्टूबर 2021, ठीक है सर। ड्यू डेट कितनी है? 1 अक्टूबर। इन द बैलेंस शीट एज 30, बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च 21 की। ड्यू डेट क्या है? 6 महीने की, 6 महीने बाद पैसा आ रहे हैं। लोन विल बी क्लासिफाइड और शोन एज करंट लायबिलिटी बिकॉज द कंपनी कैन नॉट पोस्टपोन द लायबिलिटी टू अ लेटर डेट एक्सटेंड टू अ पीरियड ऑफ लोन। तो मतलब क्या है यार, अगर किसी लायबिलिटी को आप 12 मंथ से ज़्यादा डेट तक डेफर नहीं कर सकते हैं, तो वो वाली लायबिलिटी भी आपकी क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटीज बन जाएगी। समझ में आया ना? द राइट टू एक्सटेंड इट इज विद द बैंक। बैंक अगर चाहे तो उसको जरूर क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई कंपनी है जो जैसे कोई लायबिलिटी है जिसको हमें सेटल करना है बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स के अंदर, और कंपनी उस सेट जो भी हमें पेमेंट मांगनी है उसको हम डेफर नहीं कर सकते। डेफर का मतलब क्या होता है? उसको आगे ले जाना। जवाब दो बेटा। और आगे मतलब 12 मंथ से ज्यादा तो आगे लेकर ही नहीं जा सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? आपकी कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी? करंट। तो when there is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months after reporting, मतलब एक तरीके से आप डेफर नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जवाब दो बेटा। डेफर का मतलब आगे है, ठीक है सर। तो कल की क्लास में और आज की क्लास में काफी बड़ा डिफरेंस है। कल की क्लास में करंट लायबिलिटीज बताई थी, वो कर्जा, छोटा छोटा कर्जा विच वी हैव टू पेड विद इन 12 मंथ्स, इतना समझा कर भेज दिया था। लेकिन आज की क्लास में आपको समझा दिया करंट लायबिलिटीज का मतलब वो कर्जा which we have to paid या which is expected to be settled within normal operating cycle। दूसरी कंडीशन within 12 months, और तीसरी कंडीशन which is held for the purpose of being paid, और चौथी कंडीशन जिसको हम डेफर नहीं कर सकते। आगे बात समझ, हमारे पास कोई राइट? ओके सर, अब चलते हैं, अब हो जाएगा जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ जी, करंट के अलावा जो भी लायबिलिटीज बन गई है वो क्या बन गई है? अब अंदर के आइटम करने में हमें दिक्कत नहीं है। तो सर एक बार याद दिला दो फटाफट, क्या था? इक्विटी लायबिलिटीज, उसके अंदर क्या था? फर्स्ट क्या था? शेयर कैपिटल, हो गया शेयर कैपिटल। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड हो गया। सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी, अच्छा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर रिफंडेबल है तो कहाँ आता है? अगर रिफंडेबल है तो कहाँ आता है? अंडर द हेड। देखो चीजें समझने वाली भी है, रटने वाली भी है ना, बार बार चीजें करनी। इसके बाद फिर सर आप, अब हम आ रहे हैं अपने पास थर्ड हेड, क्या है? नॉन करंट। तो हमने मेन हेडिंग समझ ली, नॉन करंट, और बिल्कुल जान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम्हें भी जितना याद होगा उतना 12th वालों की कंपैरिजन के लिए सही। अब सर नॉन करंट, करंट में कोई दिक्कत, बताओ नॉन करंट लायबिलिटीज के निमोनिक कोड बताओ। वो तो पहले याद रहना, LOL। अब देखो इसमें टाइम नहीं लगना मुझे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोरिंग्स मतलब भाई कोई पैसे दे दो, प्लीज पैसे दे दो। बोरिंग्स बॉडी लैंग्वेज देखो, पैसे दे दो। तो बोरो मांग रहा हूँ मैं, उधार मांग रहा हूँ। तो कंपनी जब कहीं से पैसे उधार लेती है और लॉन्ग पीरियड के लिए ले रही है, बात आ रही है? समझ नहीं आ रही है? तो वो क्या बन जाएगी? समझ में? अब इसके अंदर डिबेंचर्स आ जाएगा, ये याद रखना है, इसके अंदर डिबेंचर्स आ जाएगा, इसके अंदर बॉन्ड्स आ जाएंगे, इसके अंदर कोई टर्म लोन आ जाएगा, पब्लिक। सर जी आप प्लीज एग्जांपल्स बताइए, अब आप हमारे सिर में दर्द मत कीजिए, बहुत हो गए आपके ड्रामा। ओके सर जी आओ जी आओ। डिबेंचर, बॉन्ड, शाबाश, निशान लगाओ बेटा, बड़ा बड़ा निशान, ये देखो। डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर टर्म्स लोन। ओके सर प्लीज आगे चलिए। कितना, 1 मिनट भी नहीं लगी। क्या बात सर, क्या बात, मजा आ गया। सर जी ये डिबेंचर, डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मेरे दोस्तों कोलेटरल के ऊपर लिख लीजिए एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेटरल के ऊपर क्या लिख लीजिए? एडिशनल। तो सर जी ये क्या होता है? ये बच्चों हम बताएंगे कभी बाद में, आप बड़े हो जाओ। अभी आपने डिबेंचर वाला चैप्टर नहीं करा है, थोड़ी सी दिक्कत है यार, मज़ा नहीं आएगा। क्या करें, बना देते हैं सिलेबस, मेरी समझ नहीं आया। अबे कम से कम फर्स्ट और सेकंड बुक दे देते, थर्ड बुक मत देते। बोलो यार, अब बिना डिबेंचर पढ़ाए ये सब समझाओ। ये वाला टॉपिक इशू डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कहाँ पर पढ़ने को मिलता है? वहाँ पर कौन सा चैप्टर है? तय बोलो सर, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, इस टॉपिक की ना मैं वीडियो डाल देता हूँ।
तसल्ली से समझ लेना, बोलो मजा आ जाएगा आप लोग। मजा आ गया। शाबाश। अरे कहा होगा डैफर्ड सर क्या था? नॉन कर लाइबिलिटीज में LOL बीच में D। पहले वाला L हो गया लॉन्ग टर्म और डैफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज इसे याद ही नहीं करना है तो बेकार है, हमारे सिलेबस का ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। बोलो ओ से बनेगा अदर लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट नहीं, वहां पर अदर करंट है। ये पता नहीं क्या सोच के बनाया है तो वही जाने, यहाँ पर भी अदर नॉन करंट लिख सकता था बट अदर लॉन्ग टर्म लिखा है। सर बता दीजिए अदर लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा? अभी समझाया, जो ट्रेड पेबल है, जो क्रेडिटर्स है, जो बीपी है, अगर पेंडिंग है ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा या फिर 12 मंथ से ज्यादा वो आ जाएगा। समझ में? कोई प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर, इधर देखो सारे बच्चे, वो लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म नेचर की है, जो कौन से नेचर की है? लॉन्ग टर्म, लेकिन जो और हेड में नहीं आ पा रही, जो कौन से हेड में नहीं आ पा रही? और हेड में, वो कहां पर आ जाएगी? अदर लॉन्ग टर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों सर से बुक में से पढ़वा दो जी, बातें नहीं, बैठे रहो चुपचाप, बैग कर लिया पैक, दिमाग खराब करते रहेंगे रोज का काम होगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ट्रेड पेबल आर द पेबल गुड्स परचेज। क्या ड्रामा है, ट्रेड पेबल बता रहा है तो ट्रेड पेबल तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है? लेकिन ये वाले ट्रेड पेबल नहीं आएंगे, बताओ कौन से ट्रेड पेबल आएंगे? बोलो, वो वाले ट्रेड पेबल जो पेंडिंग है, जो ना तो ऑपरेटिंग साइकिल में पे हुए और ना 12 मंथ्स के अंदर पे, वो वाले आएंगे 12 मंथ्स, ठीक है? ट्रेड पेबल अदर्स, ध्यान से समझो इधर, ट्रेड पेबल इफ एग्री टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स, अगर बातचीत हो गई कि तेरे को बैलेंस शीट डेट के 12 महीने बाद दूंगा, और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वो आएंगे। वरना तो ट्रेड पेबल किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटीज, ठीक है सर? फॉर एग्जांपल इफ गुड्स आर परचेज्ड टू बी पेड आफ्टर गुड्स आर परचेज्ड टू बी पेड आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट एंड द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, कोई वाली बात ना, तो ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रहा ना हटाओ। एग्जांपल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इधर देख लो एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, हाथ का निशान बना लो। ये रहे एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल है? प्रीमियम ऑन, ये लिख के लाने हैं आप लोगों को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लास्ट टाइम समझाया था 1 लाख हो भाई, पढ़ लो यार, अभी बोल दिया है, अब तेरे को ले ले, पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, कहीं नहीं जाएगा आज किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, यहीं बैठ के पढ़ोगे सारे क्लास। जाओ अब, चलो 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 जाके देख लें। तो बच्चों ये ना, ये जल्दी से याद नहीं होते हैं, आप सभी बच्चे ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के आइटम बताओ, तो बच्चों आपको इतनी जल्दी याद नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखना, कोई ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या कोई बीपी है जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे हो रहा हो, या फिर 12 मंथ्स के बाद पे हो रहा हो। समझ में आ गई बात? या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि मैंने 1 लाख का डिबेंचर्स इशू करे हैं, 1 लाख का लोन लिया है, और मैं तुम्हें कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में 1,10,000 रुपये दूंगा, तो जो मैं 10,000 एक्स्ट्रा देने की आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, वो मेरा क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब अगर आपने डिबेंचर वाला चैप्टर किया होता तो ये चीज़ें आसान होती समझनी, बट कोई बात नहीं बच्चों, हमें इतना याद कर, जो चीज़ें अभी समझ सकते हो उसको समझा रहा हूँ, और जो चीज़ें स्किप करने वाले वो स्किप कर रहा हूँ। और उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जैसे हम शेयर इशू करते हैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर पे वापसी ज़्यादा पैसा कर रहे हैं। ओके सर, इसको लिख लेना, और अगर आपके पास हाईलाइटर है तो प्लीज़ बच्चों हाईलाइटर खरीद लो। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए ना, ये सारे आपको हाईलाइट करना, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है बच्चों? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस खत्म हो गए, तो अब बताओ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सबसे पहले प्रोविजन पता होना चाहिए। प्रोविजन क्या होता था? 11th में भी पढ़ाया था कि प्रोविजन एक पैसा है जो हम प्रॉफिट में से बचाते हैं फ्यूचर में होने वाली सर्टेन लायबिलिटीज के लिए, लेकिन जिसका अमाउंट क्या है? अनसर्टेन। मुझे नहीं पता किस वैल्यू में मेरे ऊपर कर्जा आ सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन।
तो यहाँ पर लॉन्ग पीरियड में, इधर देखो आप मेरे पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मेरे पास एम्प्लॉय 10 सालों से काम कर रहे हैं, मुझे पता है कल को मेरा एम्प्लॉय रिटायर होगा तो मुझे उनको पैसा देना है, तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आ जाएगा। उन्होंने छुट्टियां नहीं करी है, उन्होंने क्या नहीं करी है, छुट्टियां, तो उनको छुट्टियां जो उन्होंने नहीं करी है उनके पैसे मिलेंगे उनको। लेकिन जब वो छोड़ेंगे, जब वो क्या करेंगे, रिटायर होके जाएंगे, जवाब दो बेटा, तो उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। तो ऐसा लॉन्ग पीरियड के लिए। अब जो छोटे प्रोविजन है, या टैक्स पे करना है, हर साल पे करना होता है, दिवाली पे बोनस देने होते हैं, ऑडिट फीस करनी पड़ती है। अभी जैसे हम लोग अपना प्रोविजन बनाकर चलते हैं कि हम लोग, वैसे मैं आपको बताऊं, इस साल जो हमने 25-25 रुपए बढ़ाए हैं आप लोगों की फीस में, वो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम 25-25 रुपए जो आपसे आ रहे हैं उसको हम क्या करें, साइड में रख लें, बातें नहीं, उस अमाउंट को हम क्या करें, साइड में रख लें, और उस अमाउंट को हम फ्यूचर में किसी भी पर, लाइक कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराने हैं उसके लिए हम आपको यूज प्रोवाइड करा दें, या फिर एडवर्टीजमेंट करना है, तो वो भी एक तरीके का क्या हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके सर, तो सर कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखो, अब आपको ऐसे नहीं दे रखे हैं, कई बार हमें ढूंढना पड़ता है, तो अगर आपके पास हाईलाइटर हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों। तो सर नीचे कहीं दे रखे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सर ये पढ़ भी सकते हो जो 12 मंथ से आए। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो भाई, प्लीज यार बातें मत करो, मैंने आज तक कभी ये चैप्टर ऐसे नहीं पढ़वाया लाइन टू लाइन, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है, ये आ गया प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बंदा छोड़ के जाएगा भाई, पैसे देने पड़ेंगे, कब जाएगा, एक साल में तो जाएगा नहीं। वो विल रिटायर आफ्टर 12 मंथ्स, अगर 12 मंथ्स के बाद रिटायर हो रहा। अनदर एग्जांपल प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, वारंटी हमें पता है एक साल में हमारा प्रोडक्ट खराब होना नहीं है, एक साल के बाद आएंगे बंदे, तो वारंटी क्लेम्स हो गया। उसके अलावा ये सब हमारे पास है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, बताओ बेटा, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, जब कोई बंदा रिटायर होके जाता है तो हम उसको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बिजनेस में इतनी डेडिकेशन से काम करा, इतनी मेहनत से काम करा, तो हम आपको ग्रेटिट्यूड के साथ कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। प्रोविजन फॉर अर्न लीव, लीव एनकैशमेंट, तो कुछ अजीब अजीब सा आइटम, बंदे ने छुट्टी नहीं करी, अब छुट्टी नहीं करेगा तो भाई एक काम करो, जैसे मेरे पापा जी हैं अभी रिटायर हुए, उन्हें काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट मिला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें से अमाउंट लीव एनकैशमेंट का भी मिला है, उन्होंने काफ़ी सारी छुट्टी नहीं करी। जवाब दो बेटा, बात आई समझ या नहीं आई? बातें ना किया करो बिल्कुल कुछ, अगर आप बातें करोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी, कनेक्ट किया करो, घर पे जाकर पूछना एक बार। अच्छा सर करंट लायबिलिटी छोटा करना, अच्छा पहले नॉन करंट में बताओ सारे बच्चे, नॉन करंट में क्या क्या आया, एल ओ एल बीच में, तो पहले वाले एल से क्या बना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उधार, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी काम का है नहीं। लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सर सीधा बता दो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और क्या था, हाँ क्रेडिटर्स या बीपी जो पेंडिंग है मोर देन 12 मंथ्स, और ऑपरेटिंग्स है, अजीब वाले बेकार लो बोलो। और सर फिर क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये अजीब सा आइटम लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सर प्रोविजन देना है, अमाउंट अनसर्टेन है, ये नहीं पता कितना देना है, वो कर्जा जो लंबे पीरियड के लिए है, जो किसके लिए है, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट, ये 4-5 एग्जांपल्स याद रखना। करंट लायबिलिटी छोटा कर, जब तक डेफिनेशन भी याद हो गई, वो लायबिलिटीज व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन, बताओ, विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन 12 मंथ्स बैलेंस शीट, व्हिच इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग क्रेडिट, या जो हमने जिसको हम डेफर नहीं। सर आप एक ही चीज को बार-बार करा के हमारे दिमाग में सेट कर। ओके जी, इसके अंदर बताओ सारे बच्चे क्या आएगा, निमोनिक कोड भी बता रखा है, SOS, आगे बात समझ, SOS, एस से क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म, पैसे दे दो, इधर देख लो, फिर पैसे मांगने जा रहा हूँ, वो भाई बातें नहीं है। SOS बीच में सेकंड नंबर पे आता है, इधर देखेंगे यहाँ से भी SOS सेकंड नंबर पे टी है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, पहला हेड क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, घड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी, सबका ध्यान उस पर रहता है, कहता है तेरे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है उसके अंदर है, क्या मजा आता है उसको देखने में। और 8 साढ़े 8 बजे के बाद तो ऐसा लगता है कि क्या चीज मिल रही है, आज थोड़ी है ट्यूसडे से,
हाँ जी, एस से क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग्स, पैसे उधार दे दो। तो लोन फ्रॉम अनदर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सी कंपनी? बैंक। ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म। ट्रेड पेबल बच्चों वाली चीज है यार सर, क्या किताब से। ट्रेड पेबल में दो ही चीज आती है। दो चीज क्या आती है? क्रेडिटर्स और बीपी। बोलो बेटा। तो ये रहा लोन, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। किसी से भी लोन ले लिया भाई 12 महीने में दे दूंगा। डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एडवांसेस। ट्रेड पेबल दो ही चीज आती है, पढ़ लेना। ट्रेड पेबल में दो ही चीज आती है, क्या क्या आते हैं? क्रेडिटर्स। अरे जब तक क्वेश्चन ना बता दे कि क्रेडिटर्स और बीपी, जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि क्रेडिटर्स और बीपी ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे होंगे या 12 मंथ्स के बाद पे होंगे, तब तक वो हमेशा क्या रहेंगे? करंट। अरे बोलो बच्चों। अदर करंट लायबिलिटीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अदर करंट लायबिलिटीज में वो सारे आइटम जो आप याद कर सकते हो, लाइक जो सबसे पहले चलो जो याद है, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 11th क्लास वाले कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर। अनक्लेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनपेड एंड अनक्लेम? अनपेड हमने नहीं पे करा, अनपेड हमने नहीं पे करा। शेयर होल्डर को डिविडेंड, हमने शेयर होल्डर का डिविडेंड अपने पास। अनक्लेम, शेयर होल्डर जाए में। जवाब दो यार। शेयर होल्डर मिला ही नहीं, हम तो दे रहे थे, हम तो दे रहे थे शेयर होल्डर को। उसके घर गए डिविडेंड देने, उसका अकाउंट ही नहीं मिल रहा है, उसके घर पे कोई नहीं है। बोलो यार। वो अनक्लेम। एक और रहता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। इधर देखो, व्हाट इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स? मैंने डिबेंचर इशू करे थे, इधर देखना। मैंने डिबेंचर इशू करे थे 2015 में। मैंने बोला था 5 साल बाद रिडीम करूंगा। तो जब आप 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट बनाओगे, 5 साल बाद किस्तों में रिडीम करूंगा मान लो, तो 31 मार्च यार चलो अभी मैंने इसी साल डिबेंचर्स इशू करे, 1 अप्रैल 20 को इशू करे। अब मैं 31 मार्च 21 को बैलेंस शीट बनाऊंगा और मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं हर साल 1-1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करूंगा, किस्तों में रिडम्पशन करूंगा। क्या करूंगा? किस्तों में। अबे तो जब मैं 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, ध्यान से समझो, जब मैं 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो जब मैं देख रहा हूँ कौन सा कर्जा अगले 12 महीने में पे करना है, कौन सा कर्जा कहाँ पे करना है अगले 12 महीने में, तो आपको पता है पीछे से डिवेंचर भी आके बोलेगा हाँ बेटा मुझे भी पे करना है, 1 लाख देना है। बोलो हाँ है ना, क्योंकि बातचीत क्या हुई थी, किस्तों में देने। अरे बोलो यार, पूरे 5 लाख नहीं देने हैं, पूरे 5 एक किस्तों में, लेकिन किस्तों में 1 लाख तो बन जाएगा। इसको बोलते हैं, इधर देखो, इसको हिंदी में, इसका जो अच्छा नाम है, इसका जो 1 लाख रुपए जो पे करने हैं, इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज। करंट 12 मंथ्स में आ गई, मैच्योरिटीज, मैच्योरिटी डेट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट तो लॉन्ग टर्म था वो। अरे बोलो यार, मैच्योर तो 5 लाख के थे, बट मेरी मजबूरी, क्या मजबूरी है, किस्तों में पे कर दूं यार, तो इसका नाम तो कुछ रखना पड़ेगा। जी सर, सर जी मजा आ गया। करंट मैच्योरिटी और अब इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। सिंपल, व्हाट इज एक्रूड एंड ड्यू? एक्रू होता है डेली बेसिस पे, एक्रू क्या होता है? डेली। और ड्यू होता है जिस दिन ड्यू डेट आ गई, जैसे अब आपकी फीस एक्रू होने लग गई है। हेलो बच्चों, मैं आज बोलूंगा 2 तारीख है, सारे बच्चे अपनी 10 तारीख तक फीस सबमिट करा दें, ध्यान से समझेंगे। तो एक्रू होने लग गई अक्टूबर की फीस, इधर देखो एक्रू चल रही है, 1 तारीख को एक्रू हो गई, 2 तारीख को, 3, 4, 5, 6, लेकिन मैं 10 तारीख को आपको बोलूंगा बेटा फीस जमा कराओ, 10 तारीख को जमा करा दो, 10 के बाद जमा कराओगे तो फाइन लग जाएगा। आ गई बात समझ? तो 10 से पहले पहले जो चलता है वो है एक्रू बट नॉट ड्यू। एक्रू तो डेली बेसिस पे होता है, बट वो ड्यू नहीं। व्हाट इज एक्रूड एंड ड्यू? बताओ, व्हाट इज एक्रूड एंड ड्यू? बोलो। एक्रू भी हो गया और ड्यू का मतलब मैं मांग भी रहा हूँ, तो डिफरेंस है। लास्ट टाइम इतने डीप में थोड़ी समझाया था। जी सर, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शाबाश। अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सब समझा दिया सर। अदर बताओ ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा बताओ सारे बच्चे। अरे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर दिवाली, एक्सपेंसेस, बोनस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों के लिए। ओके सर जी, मजा आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस करना है लायबिलिटी एंड प्रोविजन। अब भैया मेरा हो गया है क्वेश्चन ये खत्म, अगली क्लास में कुछ भी नहीं है, सीधा कराऊंगा एग्जांपल और कराऊंगा क्वेश्चन, जिसमें हार्डली लगेंगे 20 से 25 मिनट, और फिर सीधा स्टार्ट कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रुक जा भाई रुक जा,
सीधा स्टार्ट कर लेंगे, क्या स्टार्ट कर लेंगे, एसेट्स। फिर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, बड़े डीपली समझा दिया मैंने। एक डेढ़ घंटा पहले लगा था, आज 70 मिनट के आस 80 मिनट की क्लास आज हो गई है। और प्लीज सभी बच्चे पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना। आज ऐसा कोई होमवर्क आपका नहीं है। एक काम करना, अपना एमसीक्यू कर लेना चैप्टर, उसके किताब के एमसीक्यू करके लाओ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, किसके एमसीक्यू करके लाओगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। खाली क्लास वर्क को भी रिवाइज करना और उसके बाद क्या कर लेना, एमसीक्यू। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी एंड आप एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह रहती है, बैकग्राउंड थोड़ा इशू जरूर रहता है, बट बच्चों कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। एंड अगर आप पूरा कोर्स बाय करना चाहते हो, इसी तरीके से मैं काफ़ी डिटेल में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, काफ़ी लॉजिकली चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से जाकर आप हमारा कोर्स भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। किसी बच्चों को लगता है प्राइस ज़्यादा है या सर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास मेरा नंबर होगा 9716980980। मैं आपको काफ़ी कंसेशनल प्राइस पर भी जो है कोर्स प्रोवाइड करूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।